नमस्कार साथियों, निष्ठा के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप सभी अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों के लिए ये NCERT की पहल है। आप सब जानते हैं कि स्कूली शिक्षा में एक बेहतर परिवर्तन के लिए एक परिवर्धन और परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत NCERT ने की थी। अब इसको हम ऑनलाइन लेकर के आपके लिए आए हैं और जाहिर है इसके अंतर्गत बहुत से विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और उन बहुत से विषयों को एकीकृत रूप में, समेकित रूप में उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसमें जैसा कि आप जानते हैं, हम उन विषयों की यहाँ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको अलग अलग तरह से आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मुख्य विषयों के अतिरिक्त हम ऐसे गौण विषयों को जिन पर अक्सर चर्चा नहीं होती थी, उन विषयों पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और उसमें जाहिर है जेंडर है, समावेशी शिक्षा है, या स्कूली एजुकेशन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में आपके साथ खास तौर से भाषा शिक्षण को लेकर बात करने वाले हैं। यानी भाषा शिक्षण को लेकर जो मॉड्यूल तैयार किया गया है, उस मॉड्यूल की क्या विशेषताएं हैं, उनमें क्या क्या दिया गया है और क्यों दिया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, उन सभी विषयों पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, भाषा शिक्षण को लेकर आम तौर पर ये धारणा है कि भाषा शिक्षण तो बड़े आसानी से, खास तौर से भारतीय भाषाओं का शिक्षण बड़ी आसानी से कोई भी कर सकता है, क्योंकि भारतीय भाषा तो हम सब बोलते हैं। अंग्रेज़ी शिक्षण पर थोड़ा फिर भी जोर दिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जानते हैं आप, NCF 2005 में जोर देकर ये बात कही गई है कि भाषा शिक्षण मूलतः सारे विषयों का शिक्षण है। यानी सारे विषयों का अध्यापक, एक तरह से, दूसरी तरह से कहूँ तो सारे विषयों का अध्यापक एक तरह से भाषा का अध्यापक होता है, और भाषा का अध्यापक मूलतः सभी विषयों का अध्यापक होता है। ये दो बातें महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना महत्वपूर्ण है तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, कौन से उद्देश्यों को लेकर हम यहाँ नए तरीके से प्रस्तुत हो रहे हैं आपके सामने। मैं आपको बता दूं कि ये पहल ख़ास तौर से भाषा शिक्षणों के कौशलों को, अगर मैं कहूँ कि अभी मैंने आपको समेकित शिक्षा, एकीकृत शिक्षा की बात कही, तो कौशलों की समेकित शिक्षा, कौशलों की एकीकृत शिक्षा की बात भी भाषा शिक्षण का यह मॉड्यूल करता है। भाषा शिक्षण के इस मॉड्यूल में न केवल कौशलों का बल्कि बहुभाषी शिक्षा की बात, यानी बहुत सारी भाषाओं की बात अक्सर आप सुनते रहते हैं कि भारत बहुभाषी देश है, 1652 भाषाएं हमारे देश में कही गई हैं। यानी इतनी सारी भाषाओं का हमारा देश अगर है तो इन सब को कैसे, अगर मान लीजिए कम से कम 10 भाषाओं के बोलने वाले भी हमारी कक्षा में मौजूद हैं, तो उन सारे बच्चों को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे एक भाषा सिखाई जाए, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण सवाल है। तो इस चुनौती पर भी यह मॉड्यूल बात करने जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से विषयों की बात हमने कही, जैसे विज्ञान शिक्षण है, समाज विज्ञान शिक्षण है, या कला शिक्षण है, बहुत से और खेल शिक्षण है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब को अगर क्लासरूम में ले आना है या भाषा से कहीं ना कहीं जोड़ करके हमें बताना है, या भाषा पढ़ते हुए इस ओर जाना है, तो जाहिर है हमें भाषा शिक्षण में इन सारे उद्देश्यों को पूरा करना पड़ेगा। तो यह मॉड्यूल इस बात की ज़रूरत को भी पूरा करता है। महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि आप आगे चल कर के कई एग्जाम्पल्स, कई उदाहरण भी देखेंगे, हिंदी के माध्यम से भी और अन्य भाषाओं के माध्यम से भी। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा, आप सुनते रहते हैं कि प्रथम भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में शिक्षण। अब सवाल ये होता है कि इनमें अंतर क्या है। प्रथम भाषा के रूप में किसी भाषा को पढ़ते हैं तो क्या फ़र्क होगा, और दूसरी भाषा के रूप में पढ़ते हैं तो, और तीसरी भाषा के रूप में पढ़ते हैं तो, और हमारे भारत की पूरी अगर वस्तु स्थिति देखा जाए तो हमारे भारत की वस्तु स्थिति कैसी है, इन तरह से इस स्तरों पर प्रथम भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में या तृतीय भाषा के रूप में हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क आएगा हमारे भारतीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए, अगर मैं सोचूं। हालांकि अंग्रेज़ी शिक्षण जब आप करते हैं तो अंग्रेज़ी हमारे भारत में एक तरह से उसकी दूसरी भाषा की ही स्थिति है, लेकिन बाकी भारतीय भाषाओं की कहीं पहली भी है, कहीं दूसरी भी है, कहीं तीसरी भी है, ये स्थिति है। लेकिन ये भी आप देख पाएंगे कि हमारे ही देश में कई ऐसे राज्य भी हैं जहाँ अंग्रेज़ी
पहली भाषा के रूप में भी पढ़ाई जा रही है। तो सवाल ये है कि वही भाषा पहली भाषा के रूप में, दूसरी भाषा के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में। तो अब एक महत्वपूर्ण बात इसके साथ और भी आती है कि इनके अलावा जेंडर इशू, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिन कोर कंपोनेंट की बात हम लोग ख़ास तौर से 68 की पॉलिसी में ही जिसकी बात कही गई है, तो जिन कोर कंपोनेंट को लेकर के हमारी पूरी शिक्षा की पृष्ठभूमि रची जाती है, उन कोर कंपोनेंट के अलावा और भी उनमें बातें ज़रूर की गई हैं, लेकिन ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिनको और जोर देकर आज के समय में पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की यहाँ सामाजिक ज़रूरत है ये। तो जेंडर इशू ऐसा ही एक मुद्दा है। समावेशी शिक्षा की स्थिति या हमारे सभी भाषाओं का समावेशन, सभी विविधताओं का समावेशन, कलाओं का समावेशन, या कहें कि सभी जो उपेक्षित या हाशिए के लोग हैं उन सब का समावेशन, चुनौतीपूर्ण लोगों का समावेशन, अगर इस सारे समावेशन की बात मैं करूं तो यह भी बहुत ध्यान देने की आज हमारी ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को भी यह मॉड्यूल हमारा पूरा करता है, इस ओर भी इशारा करता है, इस ओर भी ध्यान दिया जाता है, ख़ास तौर से उदाहरणों के माध्यम से। तो इस मॉड्यूल में इन सारी चीज़ों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इनको सीखने के प्रतिफलों से भी जोड़कर रखा गया है। यानी जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे वो सीखने के प्रतिफलों से क्या संबंध रखता है, यानी किस तरह से कौन से संकेत होंगे जिससे पता चलेगा कि हमारा सीखना हो रहा है, यानी भाषा और सीखने का क्या संबंध बन रहा है, ये बात भी महत्वपूर्ण है इसमें। साथ ही एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को ज़रूर ही ध्यान देनी चाहिए कि आकलन के बिंदुओं पर, क्योंकि आकलन को हम एक अलग से गतिविधि के रूप में देखने लगे हैं, तो आकलन अलग से एक गतिविधि ना होकर पढ़ने पढ़ाने का एक हिस्सा है। पढ़ने पढ़ाने के साथ ही आकलन कैसे होगा या आकलन का संबंध क्या बनता है, इन बिंदुओं पर भी यह मॉड्यूल ध्यान देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब कुछ तरह तरह की गतिविधियों के माध्यम से किया गया है, यानी बहुत सी गतिविधियां भी हमने इसमें दी हैं। उन गतिविधियों के ज़रिए, उन गतिविधियों के माध्यम हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, और वो गतिविधियां ऐसी हैं जिनके सहारे आप और बहुत सी गतिविधियां स्वयं कर सकते हैं, और इन गतिविधियों में आप बाकायदा हमसे रूबरू भी हो सकते हैं, यानी सिर्फ हम नहीं आपको बोलने या देने जा रहे हैं, आप हमारे साथ शामिल होंगे, संवादात्मक स्थिति होगी, आप हमसे संवाद कर सकेंगे, और उन गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां भी हमारे इस पोर्टल पर लेकर आएंगे। तो जाहिर है इन सारी बिंदुओं के साथ, इन सारी विशेषताओं के साथ हम इसमें आए हैं। अब अगर थोड़ा सा 2 मिनट में आपसे ये बात कर लूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया है। पहली बात तो हमने भाषा और सीखना जो बिंदु है, यानी सीखना होता कैसे है, सीखना किन परिस्थितियों में संभव है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही गई है। बच्चा कैसे सीखता है, इस पर हमारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा के रूप में कैसे इसको सीखें। बहुभाषिक कक्षा का क्या स्वरूप होगा, बहुभाषिक कक्षा होगी कैसे, जिसको हम कहते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, वो होगा कैसे, प्रिंट कैसा होना चाहिए, क्या सभी प्रिंट को हम प्रिंट मानेंगे, ये सारे सवाल भी इसमें कहीं न कहीं किए जा रहे हैं। अब तीसरी बात जो एक इसमें आई है कि जो मैंने कहा विषयों के केंद्र में भाषा, यानी सभी विषयों से जोड़कर गतिविधियाँ भी, सारे कौशलों को एक साथ समेकित रूप में हम कैसे देखेंगे, ये भी इसमें बाकायदा कहा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साहित्यिक लेखन, या यूँ कहिए कि साहित्य, पूरा के पूरे साहित्य का क्या महत्व होता है भाषा शिक्षण में। कंटेंट जिसको हम लोग कहते हैं, कंटेंट का क्या महत्व है और कैसा कंटेंट होना चाहिए, ऑथेंटिक टेक्स्ट क्या होता है, उस प्रामाणिकता को, उस ऑथेंटिक टेक्स्ट की बात भी कहीं न कहीं इसमें आई है, और बिना उसके हम सच पूछिए तो भाषा शिक्षण नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों को हम इसमें लेकर आए हैं। उदाहरण के रूप में गतिविधियां जो दी गई हैं वो हिंदी और अंग्रेज़ी 2 भाषाओं में दी गई हैं। तो कुछ हिंदी की गतिविधियां आपको मिलेंगी, कुछ अंग्रेज़ी की गतिविधियां मिलेंगी, लेकिन बाकी राज्यों के लोग अपनी अपनी भाषाओं में इन गतिविधियों को देख सकते हैं, अनुदित कर सकते हैं, या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ रख सकते हैं। इन सारी विशेषताओं के साथ इस भाषा शिक्षण के मॉड्यूल को लेकर हम आपके पास आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम अभी बहुत सारे भाषा शिक्षण के बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे कि कौन से इस मॉड्यूल में बिंदु आ रहे हैं।
इन बिंदुओं को आप उदाहरण के साथ आगे के बहुत सारे वीडियो में देखेंगे। और आज इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही चर्चा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।